एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू और ये हमारा पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोजेनिक फोर्स। अब एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है समझो। देखो आप हम लोग अर्थ के ऊपर में क्या देखते हैं, कहीं पे माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, अलग अलग तरह की हम लोग लैंड फॉर्म देखते हैं। तो इन लैंड फॉर्म को बनाने के पीछे जो फोर्स काम करती है, तो उन फोर्स को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो फोर्स जो अर्थ के अंदर से जनरेट होती है, उसको जो है तो वो तो एक वो हो गया, ठीक है। तो इंडोजेनिक फोर्स एक हो गया जो कि अर्थ के अंदर से जनरेट हो रही है, और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स जो कि अर्थ के बाहर से जो है एक्ट करती है। जैसे अर्थ के बाहर कौन सी फोर्स है, जैसे मान लो विंड के कारण या फिर रेनफॉल के कारण, ठीक है। तो विंड है, रेनफॉल है, तो इन सब के कारण जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो वो क्या एक्सोजेनिक फोर्स के कारण बनते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखो, तो यहाँ पे बताना है कि एक्सोजेनिक फोर्स कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा विंड, ठीक है। अब बाकी अर्थक्वेक वगैरह जो है, ये देखो इसके लिए जो फोर्स आती है वो कहां से आती है, वो एंडोजेनिक फोर्स है, अर्थ के अंदर से आती है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। As the river enter in the plain, it twists and turns, forming large bend known as। देखो आप पहाड़ी क्षेत्रों में जब पहाड़ी हिली एरिया माउंटेन एरिया में जब रिवर जब फ्लो होती है तो बहुत फास्ट फ्लो होती है, लेकिन जब वो प्लेन में आती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और वो रिवर कुछ इस तरीके से जो है ना काफी सारे बेंड के साथ फ्लो होने लगती है। तो ये जो रिवर बेंट हो रही है ना, इस बेंट होने को क्या बोलते हैं, मेंडर, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं कि रिवर जो है वो मियंडरिंग कर रही है, हिंदी में विसर्ग बोलते हैं। और इसी मियंडरिंग करने की वजह से ऑक्सबो लेक जो है वो बनता है, ठीक है। बाकी लिविस देखोगे तो ये क्या होता है, जो नदी जब बहती है तो अपने दोनों किनारों पे जो है, अपने किनारों पे क्या करती है कि कुछ मिट्टी वगैरह जो भी है वो जमा कर देती है, एक तरह से प्राकृतिक रूप से एक तरह का तटबंध बनाती है। तो ये इसको क्या ही क्या बोलते हैं, लिविस बोलते हैं, ठीक है। और फ्लड प्लेन क्या होता है, तो मान लो कोई नदी है, रिवर है, अब इसमें मान लो फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, तो इस ये रिवर जो अपने साथ में सिल्ट फ्लो करके लेके जा रही है, जो भी मिट्टी वगैरह फ्लो करके लेके जा रही है, उसको बहुत दूर तक उसको बिछा देती है, ठीक है, फ्लड के टाइम। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के बारे में, प्रशांत महासागर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पैसिफिक ओशन ओवल शेप का है, नहीं ये गलत है। ओवल शेप का नहीं है, पैसिफिक ओशन को देखोगे ना तो ये लगभग ट्रायंगुलर शेप का, लगभग त्रिभुजाकार आकृति का है ये। तो ये जो है ये गलत हो गया, ठीक है ना। कौन सा गलत नहीं है, गलत है पूछ रहे तो ये हो गया। बाकी देख लो तो पैसिफिक ओशन को देखोगे तो पैसिफिक ओशन के एक तरफ में आपको इधर में एशिया मिलेगा, और इधर में आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, नीचे में आपको साउथ अमेरिका मिलेगा। तो ये तो सही है कि एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और नीचे में ऑस्ट्रेलिया भी आपको मिलेगा, इससे घिरा हुआ है। अब पैसिफिक ओशन में जो एक कंट्री, पैसिफिक ओशन का सबसे जो डीप पॉइंट है, सबसे डीपेस्ट जो पार्ट है, वो है मरियाना ट्रेंच, लगभग 11 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी डेप्थ है। और ये आपको कहां मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा फिलीपींस को, फिलीपींस जो कंट्री जो है उससे समीप मिलेगा, उसके करीब मिलेगा। अब पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशन है, बिल्कुल सही बात है ये। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशन करंट इज करेक्ट। देखो नदियां जैसे बहती है, रिवर फ्लो करती है ना, वैसे ओशन का पानी क्या लगता है कि देख के तो ये लगता है ना कि वो रुका हुआ है, लेकिन असल में ओशन या ओशन में जो पानी है, जो सागर समुद्र में जो पानी है, जो वाटर है, वो भी फ्लो करती है, ठीक है। उनको बोलते हैं ओशन करंट। तो बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, ठीक है। लेब्राडोर ओशन करंट इज वार्म करंट, नहीं ये वार्म नहीं, ये तो क्या है, ये तो कोल्ड करंट है, ठीक है, कोल्ड है। एरिया वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड, ठीक। समझाता हूं मैं आपको। देखो ओशन में जैसे मैंने बताया ना, ओशन में जो ओशन की पानी जो फ्लो होती है उसको ओशन करंट बोलते हैं। अब इसमें से कुछ ओशन का पानी गर्म होता है तो उसे गर्म जलधारा बोलते हैं, वार्म ओशन करंट, और कुछ होती है ठंडी जलधारा, है ना, कोल्ड ओशन करंट। तो ऐसी जगह जहां पे वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट आकर के मिलती है, तो वहां पे देखोगे वो एरिया जो है ना, मछली के लिए वहां पे बहुत सारे मछली मिलेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा वो कंडीशन है, वहां पे आप देखोगे बहुत सारे दुनिया भर के शिप पहुंचेंगे मछली पकड़ने के लिए। जैसे आप देखोगे कि लेब्राडोर की जलधारा, लेब्राडोर वाली जो जलधारा जो है वो कनाडा के कोस्टल एरिया में, कनाडा के कोस्टल एरिया में गर्म जलधारा से मिलती है। तो वहां पे जो न्यू फाउंडलैंड वाला जो एरिया है, तो ये बहुत ही फेमस एक जो है ये फिशिंग ग्राउंड है। इसके अलावा जापान जो है, जापान के वहां पे भी आप देखोगे तो कोल्ड और वार्म करंट जो है वो मिलती है। तो वहां पे भी जो है एक फिशिंग ग्राउंड है, तो याद रखना है। और कोल्ड ओशन करंट मूव टुवर्ड पोल, नहीं गलत है। कोल्ड ओशन करंट जो है वो पोल नहीं, वो पोल के तरफ से इक्वेटर की तरफ आती है।
और वार्म ओशन करंट मूव टुवर्ड्स इक्वेटर, नहीं ये रॉन्ग है, वार्म ओशन करंट जो है वो पोल की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये बस स्टेटमेंट 2 सही था। अगले एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द टर्म डेफिनेशन इज करेक्ट। तो कुछ डेफिनेशन यहाँ दिया है, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। स्ट्रेट, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड जॉइनिंग टू लैंड मास। देखो यहाँ पे कोई जमीन है और यहाँ पे भी कोई जमीन है और इधर में पानी है, ठीक है, इधर में वाटर है, इधर में वाटर है, ठीक है। और ये दोनों जो लैंड है, ये मान लो एक पतली सी लैंड से जुड़ी हुई है, पतली सी लैंड के पीस से जुड़ी हुई है। तो ऐसे केस में ऐसे लैंड, ये जो पतला सा जो लैंड का पीस है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस्थमस, इसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। और दूसरा, मान लो यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, कोई ओशन है, कोई सागर है, और यहाँ पे भी कोई ओशन है, सागर है, और ये दोनों जो है आपस में जुड़े हुए पानी से, पानी की पतली सी स्ट्रिप से जुड़ी हुई है, तो वैसे उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ तो जस्ट ऑपोजिट डेफिनेशन दिया है ना, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहाँ तो ये डेफिनेशन स्थमस का है और ये वाला स्ट्रेट का है, तो यहाँ तो उल्टा करके दिया है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत है। नेक्स्ट, अगली एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन जावा सी एंड इंडियन ओशन। इंडोनेशिया आइलैंड को देखोगे ना, इंडोनेशिया आइलैंड कंट्री है, तो ऐसे ऐसे करके काफी सारे आइलैंड कंट्री है, तो वहीं पे ना आप देखोगे एक जगह पे एक स्ट्रेट है पानी की जो है यहाँ से, तो यहाँ पे आपको इंडियन ओशन मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको जावा सी मिलेगा। और जावा सी और इंडियन ओशन आपस में जिस तरीके से कनेक्टेड है, तो ये वाटर बॉडी जो है ना जिससे कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सुंदा स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, तो सुंदा स्ट्रेट बोलते हैं इसे, ठीक है। बाकी मलक्का स्ट्रेट देखोगे तो मलक्का स्ट्रेट यहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये तो आपको यहाँ पे जो है आपको ये मिलेगा, अंडमान सी मिलेगा ना, अंडमान सी को यहाँ से, यहाँ वाली सी से ये कनेक्ट करता है, ठीक है। और स्टेट ऑफ मलक्का वो है, पाल्क स्टेट कहाँ मिलेगा, तो आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको मिलेगा पाल्क स्टेट। नेक्स्ट, अगली एमसीक्यू जो है हम लोग देख लेते हैं। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन आर्कटिक सर्कल सराउंड्स द नॉर्थ पोल। बिल्कुल सही बात है, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के चारों और आप देखोगे कि यहाँ पे ना आर्कटिक सी है, ठीक है, एकदम बर्फ से जमी हुई आर्कटिक सी है। और इट इज कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच वाटर नोन एज। अब ये जो आर्कटिक ओशन जो है और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, तो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन आपस में जुड़े हुए हैं एक पतली सी एक स्ट्रेट से, और स्ट्रेट का नाम क्या है, तो याद रखना बियरिंग स्ट्रेट। और यही बियरिंग स्ट्रेट क्या करता है, तो यूएसए का जो अलास्का वाला जो एरिया है वो प्लस रसिया, इसको अलग करता है, इसके बीच के बॉर्डर का काम करता है बियरिंग स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। हडसन जो है ना, ये हडसन बे, हडसन की जो खाड़ी जो है, बे जो है, ये आपको मिलेगा कनाडा और यूएसए का, वहां पे मिलेगा कनाडा का, वहां पे मिलेगा हडसन, जहां पे लेब्राडोर धारा जहां पे बहती है वहां मिलेगा आपको हडसन बे। और बॉस्फोरस जो है ये कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा, ये आपको जहां पे टर्किये है, पहले तुर्की बोलते थे अब तो टर्किये बोलते हैं, तो जहां पे टर्किये है, तो टर्किये के वहां पे एक छोटा सा सी है, उसको ब्लैक सी से कनेक्ट करता है, ब्लैक सी से काला सागर से कनेक्ट करता है, तो ये टर्की के वहां पे मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगली एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन। तो फोल्ड माउंटेन जो है इसमें कौन सा नहीं है, अरावली फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पे अल्पेशियन, अरावली कहाँ पे, इंडिया में ना, इंडिया में है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। अल्पेशियन ये भी है, ये अमेरिका में है, ठीक है, यूएसए में है। यूराल माउंटेन कहाँ है, तो ये एशिया में है। ये असल में एक तरीके का एशिया और यूरोप के बीच के बॉर्डर का काम करता है, तो एशिया और यूरोप के बीच बॉर्डर का काम करता है यूराल माउंटेन, तो ये सभी फोल्ड माउंटेन है। राइन वैली फोल्ड माउंटेन नहीं है, राइन तो एक नदी है, यूरोप की एक नदी है, ठीक है, जो जर्मनी से, स्विट्जरलैंड से और कुछ और कंट्री से बहती हुई फाइनली नॉर्थ सी, उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है, नॉर्थ सी, तो राइन एक नदी है, ठीक है। अगले एमसीक्यू देखो, ये अगर बात करें ना, तो ये आप बात करो सेंट्रल यूरोप या फिर अगर मैं बात करूं वेस्टर्न यूरोप, तो वहां का सेकंड सबसे लंबी नदी है ये, पहली तो डेन्यूब हो गई, 2 नंबर पे ये राइन आती है। नेक्स्ट, El Nino is the name given to the periodic development of the warm ocean current along the coast of। अल नीनो एक इवेंट है, एक वेदर से रिलेटेड एक इवेंट है, जो कि क्या होता है कि जब पेरू, पेरू नाम का जो कंट्री है उसके कोस्टल एरिया के वहां पे आप देखोगे वार्म ओशन करंट जो है वो डेवलप होता है, तो इस इवेंट को बोलते हैं अल नीनो। और ये पेरू से हजारों किलोमीटर दूर इंडिया है, ठीक है, इंडिया हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन इस अल नीनो का इफेक्ट जो है इंडिया पे भी आता है। और इंडिया जिस ईयर, याद रखना ये अल नीनो हर साल नहीं होता, जनरली 2 से 7 साल में एक बार होता है, ठीक है। लास्ट टाइम जो हुआ था तो 2018 में हुआ था, 2018 और 2019 में हुआ था अल्नीनो, ठीक है। और जब कभी भी अल्नीनो होता है ना, तो इंडिया में ना बारिश कम होती है, मानसून वीक हो जाता है, मानसून कम होता है, ठीक है, बारिश कम होती है। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया 2018-19 में हुआ था। अब इसके बाद फाइनली 2023 इस साल जो है फिर से अल्नीनो का ईयर आ गया है, ठीक है।
अल्नीनो का ईयर 2023 में आ गया है, मतलब इस साल मानसून कम होगी। अब अल्नीनो होता क्या है, डिटेल में क्या होता है इसका मैं सोच, क्योंकि इस साल अल्नीनो आ रही है ना, इस साल अल्नीनो लगभग 7 सालों के बाद आ रही है, तो हम लोग ये देखेंगे कि अल्नीनो होता क्या है। ये पूरा मैं एक प्रॉपर एक डिटेल वीडियो अलग से बनाऊंगा अल्नीनो के बारे में, और जो कि मेरी अपलोड होगा कहाँ पे, तो क्लास ऑक्साइड स्टडी नाम की मेरी जो चैनल है, क्लास ऑक्साइड स्टडी नाम की मेरी जो चैनल है, मैं वहां पे अपलोड करूंगा, जहां पे मैं अल्नीनो को डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है अल्नीनो। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू देख लो। When the grain of the sand are very fine and light, the wind can carry it over a very long distance. When such sand are deposited in a large area are called. देखो, मान लो कोई रेगिस्तान का डिजर्ट वाला एरिया है, वहां पे छोटे 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 बहुत सारे क्या है, रेत है ना, सैंड है। हवा क्या करती है, हवा उन रेतों को उड़ा करके, बहा करके, उड़ा करके जो है कहीं दूसरी जगह पे जो है जाकर के जमा कर देती है। बहुत छोटे छोटे महीन जो है ना, बहुत ही फाइन, बहुत ही लाइट, बहुत हल्के, ये जो सैंड का जो एक जगह पे जमा जो हो जाएगा ना, तो इससे एक प्लेन बनता है। ये क्या बन रहा है, एक तरीके का एक प्लेन बन रहा है, और इस प्लेन को बोलते हैं लोएस्ट प्लेन। लोएस्ट प्लेन खास करके चाइना के नॉर्थ वाले इलाके में आपको जो है ये देखने को मिलेगा, ठीक है, लोएस्ट प्लेन। बाकी नाम देख लो। स्टैक, स्टैक क्या होता है कि आप जनरली देखोगे ओशन वगैरह में ना, एक जनरली ओशन या समुद्र वगैरह में आप देखोगे पत्थर का एक टुकड़ा, चट्टान का एक टुकड़ा ऐसे लंबा खड़ा है, वर्टिकली खड़ा है, ऊंची सी टुकड़ा होगा, वर्टिकली खड़ा है, इसको स्टैक बोलते हैं, ठीक है, स्टैक बोलते हैं। हिंदी में ढेर नहीं, हिंदी में नाम पता नहीं मुझे, ठीक है, तो स्टैक बोलते हैं, ठीक है। और मोरेन क्या होता है कि जब कभी भी ग्लेशियर आगे बढ़ता है, ग्लेशियर में क्या होता है, बर्फ ना, स्नो होता है, तो ग्लेशियर जब धीरे, ग्लेशियर भी आगे बढ़ती है, ठीक है, जैसे नदी आगे बढ़ता है, नदी आगे फ्लो होता है, वैसे ग्लेशियर भी फ्लो होती है। तो ग्लेशियर जब आगे फ्लो होता है तो अपने साथ में काफी सारे सैंड, काफी सारे रॉक वगैरह जो है ना, पत्थर वगैरह जो है वो लेकर के चलता है। लेकिन जब वही ग्लेशियर जब उसका जब जो स्नो जो है वो मेल्ट हो जाएगा, तो सामने में ये जो सैंड वगैरह जो भी डिपोजिट इसने किया ना, इसी को ही बोलते हैं मोरेन, ठीक है। अब मशरूम क्या है, तो खास करके डिजर्ट वाले एरिया में आप देखोगे कि जो भी चट्टान है, जो भी चट्टान है, रॉक है, उनको कट करके कुछ मशरूम जैसा शेप का कुछ चट्टान बना देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मशरूम, ठीक है। तो यानी कि विंड इरोजन के कारण ये शेप बनता है मशरूम। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। विच इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने मैंने ये क्वेश्चन ना लाइक एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में बहुत बार देखा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके, या फिर आप अगर मान लो एसएससी सीजीएल 2023 जीके प्रिपेयर कर रहे हो, उन सब में ये सब क्वेश्चंस तो आपको देख के ही जाने हैं, ठीक है। तो सबसे लाइक हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तो टिबेटन प्लेट्यू है ना, इसको विश्व का छत भी बोलते हैं ना, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल, कोयले के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको बताना है कि गलत है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब गलत है। तो एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ हार्ड कोल, बिल्कुल सही बात है। एंथ्रासाइट जो है ना, देखो कोल की जो क्वालिटी है, सबसे एक नंबर सबसे बढ़िया क्वालिटी का कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। सेकंड नंबर पे बिटुमिनस, 3 नंबर पे लिग्नाइट, और 4 नंबर पे होता है पीट। सबसे अच्छा क्वालिटी एंथ्रासाइट, सबसे घटिया क्वालिटी पीट। तो एंथ्रासाइट हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है, सही बात है। कोल that has been buried deep subjected to increased temperature is the bituminous coal। तो कोल जो है जमीन के अंदर दब गया, हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण जो कोल बन गया, तो वो बिटुमिनस टाइप का होता है, सही बात है। लिग्नाइट लो ग्रेड का कोयल है, हाँ तो लो ही है, ठीक है। विच इज सॉफ्ट एंड हाई मॉइस्चर, जैसे जैसे कोल की क्वालिटी कम होगी ना, उसमें मॉइस्चर ज्यादा होगा, तो लिग्नाइट में मॉइस्चर ज्यादा है, सही बात है। और क्या बोल रहा है, मेटालॉजिकल कोल इज हाई ग्रेड लिग्नाइट कोयल। मेटालॉजिकल कोल इज लिग्नाइट कोल। देखो जब कभी भी मेटालॉजिकल एक्टिविटी करते हैं, मान लो आयरन प्रोडक्शन कर रहे हैं, स्टील प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पे भी कोल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वहां पे जो कोल यूज करते हैं ना, बढ़िया क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का कोल यूज करते हैं। ये लिग्नाइट तो थर्ड नंबर वाला आ गया, घटिया वाला आ गया, हम लोग वहां एंथ्रासाइड यूज करते हैं। यानी कि स्टेटमेंट कौन सा वाला गलत है, फोर, फोर वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है, रॉन्ग है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। विच कॉन्टिनेंट प्रोवाइड मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन, जो टिन जो होता है ना, एक मेटल है, तो ये टिन पूरे वर्ल्ड का लगभग लगभग 50% जो है, हाफ से भी ज्यादा ये एशिया से ही आता है। और चाइना जो है ना, ये वर्ल्ड में नंबर 1 पे है टिन प्रोडक्शन के मामले में। इसके बाद जो है वो इंडोनेशिया का नंबर आता है। इंडिया बहुत पीछे है, ठीक है, चाइना के बाद में इंडोनेशिया, इंडिया का नंबर बहुत पीछे है। और खास करके इंडिया में भी अगर आप बात करें ना, तो इंडिया में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ना ये टीन की प्रोडक्शन होती है। तो अगर बात करें कि इंडिया में कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो छत्तीसगढ़ में। और पूरे वर्ल्ड में कहाँ है इंडिया, तो बहुत पीछे है, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बॉक्साइड इन द वर्ल्ड। बॉक्साइड, बॉक्साइड जो है यहाँ से एल्यूमिनियम निकलता है। बहुत बार ना आप ना देखोगे एसएससी सीएचएसएल केमिस्ट्री क्वेश्चन में, एसएससी सीएचएसएल साइंस क्वेश्चन में आप देखोगे
कि साइंस एमसीक्यू में आप देखोगे, आपसे पूछ लेंगे कि बताओ बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Al2O3, ठीक है, डॉट 2H2O, ठीक है, डॉट 2H2O बॉक्साइट का फॉर्मूला। तो यहाँ से एल्यूमिनियम निकालते हैं, ठीक है। तो पूरी वर्ल्ड में लाइक बॉक्साइट का अगर प्रोडक्शन के मामले में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो नंबर 1 पे है। हाँ, इस मामले में इंडिया भी पीछे नहीं है, तो इंडिया भी लगभग 4 नंबर पे है, ठीक है, इंडिया भी लगभग 4 नंबर पे है बॉक्साइट प्रोडक्शन के मामले में। नेक्स्ट एमसीक्यू, ईच ऑर्बिट ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन टेक डैश मिनट्स। आपको पता होगा हमारे अर्थ से ऊपर में इंटरनेशनल ऑर्बिट स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहां पे क्या एस्ट्रोनॉट्स वगैरह एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है ना। वहां पे जैसे रिसेंटली मैंने एक करंट अफेयर में मैंने बताया भी कि रिसेंटली उन लोगों ने एक फ्लावर की तस्वीर जो है वो शेयर किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन लोगों ने। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, मेरी चैनल है क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, जहां पे मैं करंट अफेयर डिस्कस करता हूं, तो उसको जरूर चेक करो आप लोग। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, अर्थ के चक्कर लगा रही है, तो लगभग लगभग ये 90 से 93 मिनट में क्या करती है, अपना एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में हमारा यहाँ पे सन है, सबसे पहले मर्क्यूरी, उसके बाद में आप देखोगे क्या, वेनस, अर्थ और मार्स, फिर इसके बाद में आपको मिलेगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग के 4 है ना, इनको इनर प्लैनेट बोलते हैं, अब बाद वालों को आउटर प्लैनेट बोलते हैं। तो ये इनर प्लैनेट जनरली रॉक या मेटल वगैरह के ये है, इसमें रॉक मिलेगा, मेटल मिलेगा। और आउटर प्लैनेट जो है ना, ये गैस के बने हुए हैं, ठीक है, किसी के गैस के। तो पूछ रहे कौन सा इनर प्लैनेट नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मर्क्यूरी तो है, वेनस है, मार्स है, जुपिटर जो है ये नहीं है, जुपिटर तो आउटर वाला हो गया ना, गैसियस। इसको ना जोवियन, इसको ना जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं, इनको आउट इन बाहर वालों को। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट डज द सैटेलाइट सर्कल अर्थ डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। देखो अलग अलग टाइप के ऑर्बिट, देखो हम लोग जो सैटेलाइट स्पेस में डालते हैं ना, अलग अलग टाइप की सैटेलाइट्स, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, टेलीविजन देखते हैं, सैटेलाइट यूज हो रहा है उसमें। तो अलग अलग सैटेलाइट्स को अर्थ से अलग अलग हाइट पे अलग अलग कामों के लिए रखा जाता है। तो हम लोग जब सैटेलाइट को रखते हैं खास करके इक्वेटर वाला, इक्वेटर के हाइट पे, सो दैट सैटेलाइट कुछ इस स्पीड से मूव करता है ना, तो कि देख के ऐसा फील होता है कि ये सैटेलाइट तो रुका हुआ है, इसलिए उसको स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। देख के फील होता है कि सैटेलाइट रुका हुआ है, लेकिन असल में रुका नहीं होता है, वो मूव कर रहा है। लेकिन क्योंकि सैटेलाइट की स्पीड और अर्थ की स्पीड जो है वो सेम होती है, तो एज रिजल्ट वो देख के ऐसा लगता है। तो वो सैटेलाइट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उसको प्लेस किया जाता है, ठीक है। अगली एमसीक्यू देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक मेक आल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ द प्लांट एनिमल एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड इन देम। तो बताना है कौन से रॉक में आपको फॉसिल मिलेगा। तो सेडिमेंट्री में, मान लो जैसे सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, मान लो कोई नदी है, फॉर एग्जांपल कोई नदी ने मान लो बालू पत्थर वगैरह ऐसे जमा किया, आज कल भी वो जमा किया, अगले दिन फिर से जमा किया, लगातार वो लेयर बाई लेयर जमा कर रहा है। फिर मान लो कोई जानवर मरा हुआ है, उसका डेड बॉडी को जमा कर दिया, फिर उसके ऊपर मिट्टी जमा होती रही होती रही होती रही, तो फाइनली ये कंप्रेशन के कारण जो है ये आगे जाकर के ये क्या बन जाएगा, स्टोन बन जाएगा, है ना, रॉक बन जाएगा ये, ठीक है, क्या बन जाएगा, रॉक बन जाएगा। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है उसमें आपको फॉसिल्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक तो क्या होता है कि जब कभी भी किसी रॉक को हीट के कारण, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह के कारण जब उसमें चेंजेस हो जाते हैं, वैसे रॉक को मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं, है ना। और एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक और इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक क्या होता है, तो ये तो इग्निशियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है। जैसे होता क्या है, हमारे अर्थ के अंदर गर्म गर्म लावा है, वो लावा, वो जो मैग्मा जो है, वो मैग्मा कभी कभार अर्थ के सरफेस पे आकर के आ जाएगा, अब वहां पे ठंडा होकर रॉक बनाएगा। तो वैसे केस में वो जमीन के बाहर ठंडा हो रहा है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। अब मान लो अर्थ के अंदर ही ठंडा हो गया, अर्थ के अंदर ही वो ठंडा होकर रॉक बन गया, तो उसको बोलेंगे इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगली एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लैटराइट सॉइल। तो लैटराइट सॉइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो जनरली लैटराइट सॉइल कहाँ मिलेगा, तो ऐसे एरिया में मिलेगा जहां पे रेनफॉल वगैरह काफी ज्यादा होती हो, टेम्परेचर काफी हाई हो। तो ये जो लैटराइट सॉइल होता है ना, क्या होगा, मान लो रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो रेनफॉल क्या करेगा, रेनफॉल उस एरिया, मान लो किसी लैंड है, कोई जमीन है, वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो रेनफॉल के कारण बारिश का पानी जो रेन वाटर जो है वो क्या करेगा, सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको बहा करके लेके चला जाएगा, उनको फ्लो करके बहा करके लेके चला जाएगा, मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो इस कारण से हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्शन है ना, इसको बोलते हैं लीचिंग एक्शन। तो लैटराइट सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो लीचिंग एक्शन के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे देखो लैटराइट सॉइल आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सब एरिया में मिलेगा जहां पे कैशू नट्स वगैरह ग्रो किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। लैटराइट सॉइल आर जनरली रिच इन ह्यूमस, तो ह्यूमस नहीं मिलेगा आपको। ह्यूमस क्या होता है समझो,
ह्यूमस क्या होता है, जब पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह जमीन में गिरते हैं, वहां पे सड़ गल करके वहां पे डिकम्पोज हो जाते हैं, अब वो जो है सॉइल में मिल जाते हैं, तो उस चीज को बोलते हैं ह्यूमस। लेकिन लैटराइट सॉइल मैंने बताया ना कि जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, तो मान लो पत्ते अगर गिर भी रहे हैं, डिकम्पोज हो भी रहे हैं, लेकिन रेनफॉल क्या करेगा, रेनफॉल क्या करेगा, उन जो भी डिकम्पोज हो रहा है ना उसको बहा करके हटा देगा, मतलब वहां पे ह्यूमस बनने का टाइम ही नहीं देंगे उनको। ठीक है, और ये सॉइल यूजफुल है, टी कॉफी के लिए यूजफुल है, सही बात है। और ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, टेम्परेचर जहां पे हाई हो या रेनफॉल हाई हो वहां पे आपको मिलेगा ये लैटराइट सॉइल। अगली एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल। मान लो ऐसे पहाड़ है, कुछ ऐसा करके पहाड़ है, तो ये पहाड़ में मान लो नदी जा रही है, तो ये ऑफकोर्स आपको देख के पता चल रहा होगा ये यहाँ पे सॉइल जमा करेगा ना, यानी कि सॉइल यहाँ पे जमा होगा, ये कैसे तय हुआ, क्योंकि ये माउंटेन का शेप ही ऐसा कुछ है, यानी कि इसका रिलीफ किसी भी एरिया में वहां पर लैंड फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, जमीन का कितनी ऊंची नीची है ना, माउंटेन है कि प्लेट्यू है, उससे तय होगा कि वहां पे सॉइल का कितना फॉर्मेशन होगा, कितना जमा एक्यूमुलेशन होगा। ठीक है, अगली एमसीक्यू देख लो, व्हाट टाइप ऑफ रॉक इज ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किस तरीके का रॉक है, तो मैंने आपको बताया ना कि मैग्मा के साथ दो चीज हो सकती है, या तो अर्थ के अंदर में ही मैग्मा ठंडा होकर रॉक बना ले, तो उसको बोलेंगे इंट्रूसिव रॉक, या फिर अर्थ के सरफेस के बाहर निकल के ठंडा होकर रॉक बनाए, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव। ठीक है, तो ये जो ग्रेनाइट जो है ये इंट्रूसिव है, ग्रेनाइट जो है वो जमीन के अंदर बनता है। एक्सट्रूसिव वाला कौन सा हो जाएगा, तो बेसाल्ट, आपने नाम सुना जरूर होगा, बेसाल्ट। अगली एमसीक्यू देखो, at at places of the groundwater is stored between layer of the hard rock below the water table is known। ये मान लो जमीन है, बारिश हुआ, बारिश का पानी जमीन के अंदर में जाएगा धीरे धीरे, है ना, जमीन के अंदर जाएगा, और जमीन के अंदर जाते 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 नीचे तक जाएगा, लेकिन एकदम नीचे में आके देखोगे ना तो वहां पे बड़े बड़े स्टोन है ना, उन्होंने एक लेयर बना के रखा हुआ है, मतलब ये पानी जो जमीन के अंदर में रिस रहा है, जमीन के अंदर में जो सिप हो रहा है ना, ये और नीचे नहीं जा पाएगा, तो मतलब यहीं पे पानी जो है ये एक तरह से जमा हो जाएगा, जमीन के अंदर पानी इस तरह से जमा हो रहा है, तो ये जो वाटर जो जमा हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्यूफर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक्यूफर। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कमेंट और शेयर करो, है ना। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स इज करेक्ट। तो सॉइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सैंडी सॉइल, प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर। तो जो सैंड वाले जो सॉइल होते हैं उसमें फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल जो है ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्ले सॉइल में जो है बिग पार्टिकल ज्यादा होते हैं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, ये इसमें होना चाहिए, ये इसमें होना चाहिए। जो सैंड जो होते हैं ना उसमें पार्टिकल थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, और जो क्ले जो होता है, जो मिट्टी जो होती है उसमें पार्टिकल्स थोड़े छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, अगली एमसीक्यू देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग सॉइल इज करेक्ट। तो सॉइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, फॉरेस्ट सॉइल, जो फॉरेस्ट एरिया में जो सॉइल मिलेगा वो जनरली आपको लोमी एंड सिल्टी मिलेगा वैली एरियाज में। ठीक है, और दूसरा ब्लैक सॉइल जो है जनरली पुअर होता है फॉस्फोरस एंड कंटेंट में। तो यस बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे ब्लैक सॉइल आपको कहाँ मिलेगा, वो महाराष्ट्र वगैरह एरिया में मिलेगा, जब लावा जमीन के ऊपर में ठंडा होता है तो उससे जो है अब जो इग्निशियस रॉक बना, एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक, अब वही एक्सक्लूसिव इग्निशियस रॉक का मान लो वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, तो धीरे धीरे उसी रॉक से जो सॉइल बनेगी वो बनेगी ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल, अब ब्लैक सॉइल जब में पानी जब ऐड होगा तो बहुत ही चिपचिपा स्टिकी हो जाता है, लेकिन यही ब्लैक सॉइल जब ठंड हो जाए, जब उसमें से पानी जब नहीं रहेगा, ड्राई हो जाएगा, तो काफी सारे क्रैक्स वगैरह उस पर डेवलप हो जाते हैं ना, काफी सारे क्रैक्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं ब्लैक सॉइल पे। अगली एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो अर्थक्वेक, जैसे अर्थ है, अर्थ के अंदर में कहीं पे अर्थक्वेक जनरेट हुआ, जिस पॉइंट पे जनरेट हुआ उसको बोलते हैं फोकस, उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, और वहां से कुछ वेव जनरेट होगी, है ना, कुछ तरंगे जनरेट होगी, अब वो वेव धीरे 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 जमीन पे पहुंचेगी। ठीक है, जमीन पे सबसे पहले जहां पहुंचेगी उसको बोलेंगे क्या, एपिसेंटर, क्या बोलेंगे उसको, एपिसेंटर। ठीक है, अब ये जो वेव पहुंच रही है ना ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे पी वेव होती है, पी मतलब प्राइमरी वेव, ठीक है, पी मतलब प्राइमरी वेव, तो प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंगे ये सबसे पहले पहुंचती है, ये सबसे पहले पहुंचती है, इसके बाद पहुंचता है एस वेव, सेकेंडरी वेव, है ना, तो प्राइमरी वेव जो है, प्राथमिक वेव जो है सबसे पहले, सेकेंडरी वेव जो है उसके बाद, और ये प्राइमरी सेकेंडरी वेव यही आपस में मिलके जब सरफेस में ये लोग मिलती है तो यही आपस में मिल करके बनाते हैं सरफेस वेव, सरफेस वेव। और सबसे ज्यादा तबाही ना ये सरफेस वेव लेके आता है, पहले प्राइमरी वेव पहुंचा। प्राइमरी वेव के बारे में एक चीज याद रखो, जो पी वेव बोलते हैं ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों से पास हो सकता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड दोनों से पास होगा। ठीक है, लेकिन ये जो सेकेंडरी वाला है ना ये बस सॉलिड से पास होगा, ये सॉलिड से पास होगा।
तो प्राइमरी क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों से, और सेकेंडरी वाला सिर्फ सॉलिड से पास होगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में वेव जो है आपस में मिल करके फिर बाद में जाके सरफेस वेव बनाएगी, और ये सबसे ज्यादा तबाही करती है, ठीक है। तो सरफेस वेव में कौन सा, जैसे एल वेव जो है ना वो सरफेस वेव है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव आर लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल कौन सा है, तो पी वेव। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल उस वेव को बोलेंगे, जैसे जब ये जो वेव है, वेव का डायरेक्शन ये है, और वेव के कारण जो पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है ना वो भी डायरेक्शन ऐसी ही होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, तो वैसे वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। अब पी वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और एस वेव जो है ना ये ट्रांसवर्स वेव है। कैसी वेव है, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव मतलब वेव इस डायरेक्शन में जा रही है लेकिन पार्टिकल का मूवमेंट उससे देखो 90 डिग्री वर्टिकली हो रहा है। ऐसे केस को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं उसको, ठीक है। और एल वेव मैंने ऑलरेडी बता दिया, एल वेव जो है ये लव वेव है, ठीक है। ये तो सरफेस वेव है एक तरह की। अगली एमसीक्यू देखो, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ भूटान, भूटान का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो याद रखना है जोंका। देखो हमारे जो नेबर कंट्रीज है ना इनके बारे में कैपिटल करेंसी ये सब याद रखो, है ना। जैसे मान लो इसका कैपिटल क्या है भूटान का, बताओ कमेंट करके आप लोग बताओ। इसकी करेंसी नागुल ट्रम है, याद है ना, नागुल ट्रम है इनकी करेंसी। इनका नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, तो आर्चरी है, तीरंदाजी है, ठीक है। इनका कैपिटल क्या है मुझे बताओ जल्दी से भूटान का कमेंट करके, ठीक है, कैपिटल। तो देखो ये हमारे कुछ जो है दूसरे चैनल से आप एक बार जरूर इसको एक बार विजिट करो, क्लास ऑक्साइड स्टडी, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, क्लास ऑक्साइड इंग्लिश। तो हमने क्या करा, तो एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हमने क्या करा, तो हमने आपके एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू जो है वो देखे। दो पार्ट में हमने इन वीडियोस को कवर किया। तो आई होप एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जरूर कमेंट करके बताओ। थैंक यू।